आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के ज्योग्राफी में एक और नया चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। इसके पहले हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर लिया है और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्लास 9th के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 को। ड्रेनेज चैप्टर का नाम है। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में वही है इंट्रोडक्शन के, इसमें आपको ये समझना है बेसिकली कि ड्रेनेज क्या होता है। जैसे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2-3 वर्ड हम लोगों को कई बार मिलेंगे। जैसे पहला वर्ड मिलेगा हमारे सामने आएगा ड्रेनेज, उसके बाद ड्रेनेज बेसिन, उसके बाद वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड तो खैर ये वर्ड बहुत बार नहीं आएगा, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ड्रेनेज और ड्रेनेज बेसिन, ये दो वर्ड आपके सामने कई बार आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, इन्हीं दोनों के मीनिंग को समझ लेंगे कि आखिर ये होता क्या है। इनको आप समझ लोगे तो फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने इंट्रोडक्शन का शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर का, और चैप्टर का जो नाम है ड्रेनेज, उसी के मीनिंग को पहले समझ लेते हैं कि आखिर ड्रेनेज क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ड्रेनेज में, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज। बेसिकली कहने का मतलब है कि यदि कोई एरिया है, कोई जगह है, वहाँ से यदि कोई नदी गुजरती है तो उसी को हम लोग कह देते हैं ड्रेनेज। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये पटना के बगल से होके गुजरती है गंगा नदी। तो ये जो गंगा नदी हमारा पटना से होके गुजरती है, ये गंगा नदी हमारा क्या कहलाएगी, ड्रेनेज कहलाएगी। ओके, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि नदी से जुड़े हुए चीज़ों को हम लोग ड्रेनेज कह देते हैं। ठीक है, आगे तो ड्रेनेज का सिंपल सा मतलब क्या समझना है आपको, रिवर का बात कर रहा है बस, ठीक ना। तो ड्रेनेज का मतलब सिंपल सा, चलते फिरते कोई भी पूछ दे तो सिंपल सा बताना है कि ड्रेनेज का मतलब होता है रिवर यदि कहीं से गुजर रही है तो वहाँ पे उस जगह के पास जो रिवर है, उस रिवर को हम लोग कहेंगे ड्रेनेज। जैसे पटना से गंगा नदी गुजरती है तो पटना में गंगा नदी को हम लोग क्या कह देंगे, ड्रेनेज कह देंगे, ठीक ना, यही चीज़ है। अब अगला है हमारा ड्रेनेज बेसिन। अब ये ड्रेनेज बेसिन क्या होता है वो समझिए। द एरिया ड्रेन्ड बाई अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन का मतलब होता है बेसिकली कि एक नदी कितने दूर तक के एरिया को अपना पानी देती है, उस पूरे एरिया को हम लोग कह देंगे ड्रेनेज बेसिन। फॉर एग्जांपल यही का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। पटना से होके गंगा नदी गुजरती है तो पहली बात तो ये कि हम लोग इसको ड्रेनेज बोल देंगे। और ये जो गंगा नदी है काफ़ी लंबे दूर तक के एरिया को पानी प्रोवाइड करती है, जानवरों के लिए, अनाज उगाने के लिए। तो जहाँ जितने दूर तक ये गंगा नदी पानी पहुँचाती है उतने दूर तक के एरिया को हम लोग कह देंगे ड्रेनेज बेसिन, ठीक ना। तो सिंपल से ध्यान रखना है कि ड्रेनेज मतलब नदी, और ड्रेनेज बेसिन का मतलब कि वो नदी का पानी कितने दूर तक पहुँच रहा है, यानी कि वो नदी का पानी कितने दूर तक के एरिया को पानी पहुँचा रहा है। तो वो हम लोगों का कहलाएगा ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो वर्ड हैं जो कि आपको कई बार इस चैप्टर में मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है वाटर डिवाइड। अब ये क्या है देखिए, अ माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स इन एन एलिवेटेड एरिया, सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड बेसिकली कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि एक नदी है और नदी के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तो ऑब्वियसली बात है वो पहाड़ क्या करेगा, उस नदी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा और फिर जाके वो नदी दोनों आपस में मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो सिंपल सा कि एक नदी है, उस नदी के बिल्कुल बीचों बीच एक पहाड़ है, बहुत बड़ा माउंटेन है। तो वो माउंटेन क्या करेगी, उस सिंगल नदी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। नदी जो है दोनों तरफ से उसके बगल से होकर गुजरेगी और आगे जाके वो दोनों मिल जाएगी। तो वाटर डिवाइड का मतलब सिंपल सा होता है, वो माउंटेन या फिर वो कोई भी ऊंचा इलाका, वो ऊंचा हाइट वाला रीजन जो कि पानी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, वो हमारा कहला जाता है वाटर डिवाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजॉन रिवर। ये बहुत ध्यान से आप लोग याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे लंबा यदि ड्रेनेज बेसिन कहीं का है तो वो है अमेजॉन रिवर का। यानी कि अमेजॉन रिवर इतने दूर तक के एरिया को कवर करता है। मतलब ये ड्रेनेज बेसिकली अमेजॉन रिवर जो है वो अपना पानी काफ़ी दूर तक के एरिया को प्रोवाइड करता है। तो दुनिया का सबसे लंबा ड्रेनेज बेसिन कहाँ पे है, अमेजॉन रिवर का है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो,
पहले यदि आप ड्रेनेज बेसिन नहीं समझे होते हैं ना, तो आपको यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन का मतलब ही नहीं समझ में आता। तो ड्रेनेज बेसिन का सिंपल सा मतलब इतना ध्यान रखना है कि वो नदी कितने दूर तक के एरिया को कवर करती है, यानी कि कितने दूर तक के एरिया को पानी वो पहुँचाती है। तो दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे लंबा ड्रेनेज बेसिन किस नदी का है? अमेजॉन नदी का है, ठीक है, अमेजॉन रिवर का है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। आइए हम लोग अब शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक का। पहला हमारा क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहला है हमारा ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब सिंपल सा क्या हुआ? रिवर सिस्टम। ड्रेनेज का मतलब क्या समझना है आपको? रिवर समझना है, सिंपल सा। तो इंडिया में रिवर का क्या सिस्टम है, आइए उसके बारे में समझते हैं। पहला है इसमें लिखा हुआ द इंडियन रिवर्स सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। बेसिकली इंडिया में नदी को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा द हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर का मतलब सिंपल सा हो गया वो नदी जो कि हिमालय से निकलते हैं, यानी कि पहाड़ों से निकलते हैं, ठीक ना। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा हमारा है द पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर का मतलब हो गया वो नदी जो कि हमारे समुद्र के बगल वाला जो इलाका है वहाँ पे बहती है। एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे पहले आप समझो पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है। पेनिनसुलर का मतलब इंडिया का वो रीजन जो कि समुद्र के बगल में पड़ता है। जैसे आपको 3-4 स्टेट बताते हैं, ठीक है। जैसे गुजरात, आप अपने इंडिया के मैप में नज़र उसको रखिएगा, अपने मन में बनाइए इंडिया का मैप, और वहाँ पे आप देखो पहला गुजरात, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, केरल, तमिलनाडु, फिर से उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश भी है। ये 7-8 स्टेट ऐसे हैं जो कि समुद्र के बगल में पड़ते हैं। तो ये रीजन हमारा कहलाता है पेनिनसुला, या फिर पेनिनसुलर रीजन आप कह सकते हो, ठीक है। समझ में आया बात? तो बेसिकली वो हमारे इंडिया का स्टेट जो कि समुद्र के बगल में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो कि इंडिया का नीचे वाला हिस्सा साउथ इंडिया बेसिकली। अब यहाँ पे इंडिया के पास 2 प्रकार की नदियाँ हैं। पहला नदी हमारा है द हिमालयन रिवर। इसका मतलब हो गया कि वैसे नदी भी हमारे पास हैं जो नदी सीधा हिमालय से निकलते हैं। हिमालय मतलब बड़े बड़े पहाड़ों से, चट्टानों से निकलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और दूसरा हमारा है द पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर का मतलब हो गया वैसी नदी जो कि इन सारे स्टेट्स में बहती है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपको, गुजरात, फिर से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सारे जगहों, मध्य प्रदेश, इन सभी में, हालांकि मध्य प्रदेश पेनिनसुलर में नहीं आता, वो बीच में पड़ता है, लेकिन वहाँ पे भी कौन सी नदी है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बेसिकली ओवरऑल यदि मैं आपसे बोलूँ तो वो ये हिमालयन रिवर में बेसिकली बात कर रहा है नॉर्थ इंडिया में कौन कौन नदी बहती है, और पेनिनसुलर रिवर का मतलब हो गया कि साउथ इंडिया में कौन कौन सी नदी बहती है। तो हमारे इंडिया में जो नदी का कैटेगरी है वो 2 ग्रुप में उसको बांटा गया है। पहला था हिमालयन रिवर, इसका सिंपल सा मतलब हो गया जो नदी कहाँ से निकलती होगी? हिमालय से निकलती होगी। और ऑब्वियस ही बात है, आप घुमा फिरा के इसको ये भी कह सकते हो कि हिमालयन रिवर का मतलब हो गया वही से नदी जो इंडिया के नॉर्थ में बहती है, ठीक ना। और पेनिनसुलर रिवर का मतलब हो गया बेसिकली वही से नदी जो कि इंडिया के साउथ में बहती है, ठीक है। अब आइए हम लोग इन सब के बारे में अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? द हिमालयन रिवर। तो हम लोग अब शुरुआत करेंगे हिमालयन रिवर के बारे में, और हिमालयन रिवर में बात करेंगे कि कौन कौन सा रिवर, कौन कौन सा नदी हिमालय से निकलती है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं अपना द हिमालयन रिवर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए पहला है इसमें हमारा पॉइंट, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। पेरिनियल, हिमालय से ज़्यादातर जो नदी निकलती है वो पेरिनियल होती है। पेरिनियल का मतलब होता है कि वैसे नदी जो कि हमेशा बहते रहती है, कभी वो सूखा नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल आपको देते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंदस, ये कुछ ऐसे नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती है और ये सालों भर बहते रहती है, कभी इसका पानी खत्म नहीं होता है। तो पहला जो खूबी है, पहला जो खासियत है हिमालयन रिवर का कि ये हमेशा बहते रहती है, इसमें कभी भी पानी का कमी नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब हो गया कि इस प्रकार के नदी जो कि हिमालय से निकलती है उसमें पानी हमेशा रहते हैं, सालों भर आपको उसमें पानी दिख जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो ना, गंगा नदी कभी सूखती है क्या?
फिर से ब्रह्मपुत्र, फिर से इंदस। ये तीनों नदी हिमालय से निकलती है, बड़े बड़े पहाड़ों से निकलती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वहाँ से निकलते हैं। और ये सारे नदी पेरेनियल है, यानी कि कभी भी ये सूखते नहीं है, इसमें हमेशा पानी बहता रहता है, हमेशा इसमें पानी आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, कभी पानी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा, ध्यान रखना। These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the mountains। अब सवाल है कि सर इस प्रकार के नदी में पानी आती कहाँ से है? दो जगह से पानी आती है। पहला बारिश का पानी, इस प्रकार के नदियों में पहला पानी कहाँ से आता है? बारिश का। दूसरा पानी इस प्रकार के नदियों में आता है बड़े बड़े पहाड़ों पे जो ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर बोले तो बड़े बड़े जो पत्थर हैं, सॉरी पत्थर नहीं, बड़े बड़े बर्फ़ के जो टुकड़े हैं, वो जब पिघलते हैं तो पानी नीचे आता है। तो सवाल यही था कि इस प्रकार के नदियों में पानी इतना आता कहाँ से? दो जगह से मेनली इनको पानी मिलता है। पहला बारिश का पानी, और दूसरा जो बड़े बड़े पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलते हैं ग्लेशियर, वहाँ से पानी इसके पास आता है। आगे, दिस रिवर्स कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। गॉर्जेस का मतलब हो गया बेसिकली तिरछा तिरछा, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो आप कि नदी जो है ना बहुत तेज़ी में तिरछा तिरछा रास्ता बना के आगे बढ़ती है, मतलब कि सीधा नहीं बहती है। जैसे आप खुद इमेजिन करो, पहाड़ों से नदियाँ नीचे उतर रही है, तो क्या वो बिल्कुल सीधे उतर जाएगी? नहीं, वो सांप के तरह लहराते हुए आगे बढ़ती है। उसी को हम लोग कहते हैं गॉर्जेज। यानी कि जब भी आप देखोगे नदी को पहाड़ों से नीचे उतरते हुए नदी का पानी, तो वो सीधा नहीं आती है कभी, वो सांप के तरह टेढ़ा मेढ़ा करके आती है। उसी को हम लोग कहते हैं गॉर्जेज। आगे, दे कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। अब जरा आप खुद इमेजिन करके बताइए, ये नदियाँ पहाड़ों से नीचे उतर रही हैं, तो नदियों मतलब बेसिकली पानी कहाँ से आ रहा है? पहाड़ से नीचे आ रहा है। तो क्या केवल पानी आएगा या पानी के साथ कुछ और भी आएगा? और भी आएंगे, जैसे सिल्ट, सैंड, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो बालू, धूल, मिट्टी, कंकड़, यानी कि जो चीज़ पहाड़ पे मौजूद हैं वो सब पानी के साथ नीचे आएगा। तो ये सारे आपको खासियत बता रहे हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में कि वैसे नदी जो हिमालय से निकलती हैं उनमें क्या क्या खास बात होता है। आगे, दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज। मतलब कि इस प्रकार की नदियाँ जो निकलती हैं वो डेल्टा भी बनाती है। डेल्टा का मतलब हो गया कि जब ये पानी पहाड़ों से नीचे आ जाती है तो ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा का मतलब हो गया कि ऐसे एरिया ये बनाती हैं जहाँ पे चारों तरफ से पानी घिरा हुआ रहेगा, बीच में ज़मीन रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। नाम सुना होगा आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा क्या है? बेसिकली चारों तरफ से पानी है और बीच में हमारा ज़मीन है, ठीक ना। तो इस प्रकार के जो नदियाँ हैं वो डेल्टा भी बनाती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी, ये दोनों नदी मिल के एक डेल्टा बनाती है, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। यानी कि ये तीन मेन नदी हैं जो कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती हैं। पहला हमारा इंदस, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं। These rivers are long and are enjoyed by many large and important tributaries। इसका मतलब क्या हुआ? आप ऐसे समझो कि ये नदियाँ जब निकलती है ना हिमालय से, होती बहुत छोटी है, यानी कि जब ये नदी निकलती है तो बहुत छोटा होता है ये, लेकिन पहाड़ों से निकलते हुए कई सारे अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलता रहता है, आके मिलता रहता है और पानी इतना मिल जाता है इस नदी में कि ये नदी हो जाता है बहुत बड़ा, ठीक ना। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, यदि आप जाओगे हरिद्वार, तो हरिद्वार में गंगा नदी आपको उतनी बड़ी भी नज़र नहीं आएगी, लेकिन वही आप गंगा नदी हमारे बिहार में आप देख लो कितनी बड़ी हो जाती है। तो ये कहाँ से पानी इतना आया? इस गंगा नदी में पानी अलग अलग जगह से आके मिलता चला गया और गंगा नदी का जो साइज है वो बढ़ता चला गया, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये नदियाँ एक्चुअली में जब निकलती है तो बहुत छोटी होती है, लेकिन पहाड़ों से पानी आते हैं, मिलते हैं अलग अलग जगह से, फिर ये नदी का साइज अपने आप बड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ रिवर सिस्टम। हालांकि रिवर सिस्टम का मतलब आपको बता ही दिया था कि नदी से जुड़े हुए चीज़ों को हम लोग क्या कह देते हैं? रिवर सिस्टम। तो एक बार फिर भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। यानी कि बेसिकली एक नदी है, उस नदी में अलग अलग जगह से आके पानी जुड़ रही है, उस नदी में पानी अलग अलग जगह से आके मिल गई, तो उस पूरे चीज़ को हम लोग कह देते हैं रिवर सिस्टम। यानी कि अलग अलग जगह से जो पानी आ रही है उसको हम लोग ट्रिब्यूटरी कहते हैं।
ठीक ना। और मेन नदी में आके पानी मिल गई तो ट्रिब्यूटरी और नदी दोनों को मिला के एक साथ हम लोग कह देंगे रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपना सबसे फर्स्ट नदी, पहला नदी, और पहला जो नदी का नाम है वह है हमारा द इंदस रिवर सिस्टम। तो आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है इंदस रिवर सिस्टम में। पहला पॉइंट इंदस रिवर सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, देखिए। द इंदस रिवर राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। यानी कि ये जो इंदस रिवर है इसका शुरुआत कहाँ से होता है, ये निकलती कहाँ से है? इसका शुरुआत होता है तिब्बत से। ध्यान रखना, तिब्बत हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, वो चाइना का पार्ट है। यानी कि चाइना में इंदस नदी निकलती है और फिर चाइना से होते हुए हमारे इंडिया में आती है। और बात करें तो कहाँ पे भाई, लेक मानसरोवर के आसपास से ये इंदस नदी निकलती है, ठीक ना। ऐसे आप समझिए इस चीज़ को। यानी कि बेसिकली बात करें तो नदी निकलती कहाँ से, तिब्बत से। और थोड़ा सा और अच्छे से बात करें उसके आसपास के इलाके के बारे में तो कहाँ से, मानसरोवर लेक के आसपास से इंदस नदी निकलती है। मानसरोवर लेक मानसरोवर ये हमारे इंडिया के इंडिया और वो चाइना दोनों के बॉर्डर के पास है, ठीक ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो ये लेक मानसरोवर इतना फेमस जगह है कि लोग यहाँ पे घूमने भी जाते हैं, बहुत फेमस है मतलब। अगला, इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि बेसिकली ये जो इंदस नदी है हमारा, ये जम्मू कश्मीर में जो हमारा लद्दाख है वहाँ पे आके इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। इसके पहले कहाँ पे, तिब्बत में थी। तिब्बत से नदी बहते बहते इंडिया में एंटर करती है, पहले कहाँ पे, लद्दाख में। आगे, और लद्दाख किसका पार्ट था पहले, जम्मू कश्मीर का पार्ट था। और अब जो है लद्दाख खुद अपने आप में एक स्टेट बन गया है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक ना। पहले जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंदर आता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अलग है और लद्दाख अपना अलग स्टेट बन चुका है, ठीक है। आगे, सेवरल ट्रिब्यूटरीज लाइक द जस्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द हुंजा ज्वाइंट इंदस रिवर इन द कश्मीर रीजन। यानी कि ये छोटे छोटे पानी के एक तरीके से कह सकते हैं रास्ते हैं, इसमें से हल्का हल्का पानी निकलता है और ये सारे के सारे पानी के रास्ते से होते हुए पानी कहाँ पे जब जाके मिल जाता है, इंदस नदी में मिल जाता है। इससे इंडिया में जैसे ही इंदस नदी घुसती है, इंदस नदी का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक ना। मतलब कि जब इंदस नदी तिब्बत से इंडिया में एंटर करती है तो उस इंदस नदी में इंडिया के छोटे छोटे पानी भी जाके उसमें ऐड कर हो जाते हैं, तो इंदस नदी का साइज इंडिया में बढ़ जाता है। जैसे बात करें तो जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये सब छोटे छोटे पानी के रास्ते हैं, चैनल एक तरीके से आप कह सकते हो, जो कि लद्दाख में बहते हैं, कश्मीर में बेसिकली बहते हैं, और ये सब जाके इंदस नदी में मिल जाती है। तो इंदस नदी का साइज इंडिया में बड़ा हो जाता है। आगे, द इंदस रिवर फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेज फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉक। बेसिकली कहने का मतलब है कि बल्तिस्तान, गिलगिट, इन सब से होते हुए इंदस नदी आगे बढ़ती है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 ये पाकिस्तान की ओर बढ़ जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे उसके बाद है हमारा द सतलज, द बीज, द रवि, द चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंदस रिवर नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। यानी कि जब ये नदी पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ती है इंडिया से होते हुए, तो इसमें और भी छोटे छोटे नदी जाके ज्वाइन कर जाती है, जैसे सतलज, बीज, रवि, चेनाब और झेलम। ये भी छोटे छोटे नदी हैं, ध्यान रखना। और ये नदी भी जाके बाद में इंदस नदी में जुड़ जाती है और फिर वो जाके नदी आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान चले जाती है, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, ये इंदस नदी एकलौता ऐसा नदी है जो कि चाइना से निकलती है, चाइना के तिब्बत से निकलती है, इंडिया आती है और इंडिया के बाद फिर पाकिस्तान चल जाती है। इस बीच में कई सारे छोटे छोटे नदी इंदस नदी में जाके मिलती है। तो जब पाकिस्तान में ये इंदस नदी जाती है ना,
वो नदी का साइज और बड़ा हो जाता है। तो पाकिस्तान में कई बार ये नदी तबाही भी खूब मचाता है, क्योंकि इंडिया में इसका साइज ठीक ठाक रहता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे एंटर करती है उसमें और भी छोटे छोटे नदी मिल जाती है। जैसे अभी आपने देखा सतलज, बीज, रवि, चेनाब, झेलम, ये नदी जब सतलज मतलब ये सारे नदी जब इंदस नदी में मिलते हैं तो इंदस नदी का साइज और बड़ा होने की वजह से इंदस नदी कई बार पाकिस्तान में बाढ़ ला देता है भयंकर तरीके से। न्यूज़ में भी आता रहता है कि इंदस नदी ने पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पे क्षति पहुंचाई, इस तरीके से न्यूज़ आता रहता है। आगे, तो टोटल लेंथ ऑफ द इंदस रिवर इज 2900 किलोमीटर, यानी कि टोटल लंबाई का बात करें इंदस नदी का टोटल लंबाई का, तो टोटल लंबाई जो इंदस नदी का है वो है लगभग 2900 किलोमीटर। मोटा मोटी घुमा फिरा आप कह सकते हो लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास इसका लंबाई है। और क्यों ना हो भाई, तिब्बत से निकलती है, इंडिया आती है, इंडिया से फिर पाकिस्तान जाती है, तो ये बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, आगे, द इंदस रिवर इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारे इस पूरी दुनिया में कई सारे बड़े बड़े नदी हैं, उनमें से हमारा एक इंदस नदी भी है। ठीक है, आगे, इंदस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट्स। अच्छा, अब यहाँ पे बात हुआ इंदस बेसिन, तो अब बताइए बेसिन का मतलब क्या। बेसिन का मतलब ये हो गया बेसिकली कि इंदस नदी अपना पानी कहाँ कहाँ तक पहुँचाती है। तो यदि हम लोग बात करें अपने इंडिया में कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनको इंदस नदी का पानी मिलता है, जैसे यानी कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो इंदस नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं, आप ये भी कह सकते हो। तो पहला हमारा हो गया जम्मू कश्मीर, उधर ही तो आएगा पहले तिब्बत से पहला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी है और पंजाब में भी है, ठीक ना। तो और उसके बाद फिर सीधे कहाँ चल जाती है, पाकिस्तान में चल जाती है। तो बेसिकली ये 3 मेन स्टेट हमारे इंडिया के हैं जो कि ज़्यादा इंदस नदी का पानी इस्तेमाल करती है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंदस वाटर ट्रीटी 1960, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय इंदस रिवर सिस्टम। अब देखो, हमारा पड़ोसी देश कौन है, पाकिस्तान, और हमारा कभी उससे बनता है नहीं अच्छे तरीके से। तो 1960 में इंदस नदी को लेकर एक समझौता हुआ था, उसका नाम था इंदस वाटर ट्रीटी, यानी कि इंदस नदी जो है तिब्बत से इंडिया आई, इंडिया से फिर पाकिस्तान जाती है, और हमारा दुश्मन कौन, पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था कि भाई इंदस नदी का पानी किसी भी हाल में इंडिया नहीं रोकेगा, क्योंकि यदि इंडिया पानी को रोक दिया तो पाकिस्तान एक तरीके से सूखा पड़ जाएगा, और यदि इंडिया पानी को रोक दिया तो इंडिया में बाढ़ आ जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए समझौता बना था 1960 में कि इंडिया कभी भी इंदस नदी का पानी नहीं रोकेगा, पानी सीधा इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जाने दिया जाएगा। फिर इसमें समझौता ये भी हुआ था कि इंदस नदी का पानी इंडिया केवल 20% ही इस्तेमाल करेगा, 80% पानी क्या कर देगा, वो पाकिस्तान की ओर छोड़ देगा, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का ज़रूरत ज़्यादा है। हमारे पास और भी कई सारी नदी हैं, हम लोग वहाँ से पूरा कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के पास नहीं था उतना नदी, तो पाकिस्तान को नदी पानी कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। तो ध्यान रखना है, इंदस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें यही था कि इंदस नदी का पानी इंडिया नहीं रोकेगा, पहला बात। दूसरा बात कि इंदस नदी का पानी इंडिया केवल और केवल 20% ही इस्तेमाल करेगा, 80% जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। दिस वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यहाँ तक भी इंदस नदी का पानी पहुँचता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था ना कि कुछ स्टेट जो कि इंदस नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा कौन था, पहला जम्मू कश्मीर था, हिमाचल प्रदेश था और पंजाब था। लेकिन यहाँ पे 2 स्टेट और हैं, ये दोनों हल्का कम पानी इस्तेमाल करता है, लेकिन ये दोनों भी इंदस नदी का पानी इस्तेमाल करता है, हरियाणा और राजस्थान। तो टोटल यदि हम लोग बात करें तो पहला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तो ये 5 स्टेट इंदस नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा बात करें तो कौन करता है, यही ऊपर वाला 3, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। लेकिन कितना भी कर ले 20% से आपको ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, 80% किसको दे देना है, पाकिस्तान को दे देना है। तो ये पूरा हमारा कहानी है इंदस रिवर सिस्टम का। नेक्स्ट हमारा है नदी द गंगा रिवर सिस्टम, इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द गंगा रिवर सिस्टम। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंदस के बारे में पढ़ लिया था और आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग द गंगा रिवर सिस्टम, यानी कि बेसिकली हम लोग इस क्लास में गंगा नदी के बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या कुछ खास बात लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है द गंगा रिवर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाटर सिस्टम दैट इज भागीरथी एंड अलकनंदा। देखिए ये जो गंगा नदी है ना, ये दो नदी मिलती है तब जाके गंगा नदी हमारे बनती है। यानी कि एक नदी हमारा है भागीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर बेसिकली ग्लेशियर का नाम है, वहाँ से क्या निकलती है, भागीरथी, ठीक है। और दूसरी नदी है हमारी अलकनंदा। जब ये दोनों का दोनों नदी एक जगह पे मिल जाती है तो फिर गंगे नदी का फॉर्मेशन होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा दो अलग अलग नदी हैं, छोटे छोटे नदी हैं, दोनों एक जगह पर मिलते हैं तब जाकर हमारा गंगा नदी का शुरुआत हो जाता है। एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड भागीरथी एंड अलकनंदा मीट टू फॉर्म द गंगा रिवर। उत्तराखंड में एक जगह का नाम है, उत्तराखंड में एक जगह है, जगह का नाम है देवप्रयाग, ठीक है ना। तो उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों एक जगह पर आकर मिलती है तब जाकर हमारा गंगा नदी बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एट हरिद्वार द गंगा रिवर इमर्जेज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। यानी कि हरिद्वार वो जगह है, हरिद्वार भी उत्तराखंड में ही है, हरिद्वार वो जगह है जहाँ से गंगा नदी अब पूरी तरीके से किस पे बहेगी, प्लेन ज़मीन पर बहेगी। हरिद्वार से पहले गंगा नदी किधर से निकल रही होती है, पहाड़ों से, माउंटेन से निकल रही होती है। लेकिन हरिद्वार के जैसे ही हरिद्वार से क्रॉस करती है गंगा नदी, फिर गंगा नदी अब पूरी तरीके से प्लेन में आ जाती है, यानी कि एक प्लेन वाले ज़मीन पे आ जाती है। इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि हरिद्वार पहुंचने से पहले गंगा नदी बड़े बड़े पहाड़ों से होकर गुजरती है, लेकिन हरिद्वार पहुंच जाने के बाद फिर उसको कोई भी पहाड़ नहीं मिलता, गंगा नदी आगे केवल प्लेन ज़मीन पे आगे बढ़ता जाता है। फिर उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार, बिहार के बाद बंगाल, इस तरीके से गंगा नदी आगे बढ़ती रहती है। द गंगा रिवर इज ज्वाइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। अब ये जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी में भी कई सारे छोटे छोटे नदियाँ आके मिलती हैं तब जाकर गंगा नदी का जो साइज है वो और बड़ा बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल आपको बताया कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी मिलती है तब जाकर हमारा गंगा नदी बनती है वहाँ पे भी यदि आप देखोगे, देवप्रयाग में भी देखोगे तो गंगा नदी उतनी बड़ी नज़र नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे देवप्रयाग से आगे बढ़ती है गंगा नदी हरिद्वार आती है, हरिद्वार से उत्तर प्रदेश आती है, उत्तर प्रदेश से बिहार, जब ये आगे बढ़ती रहती है तो उस गंगा नदी में और भी कई सारे छोटे छोटे नदी आके मिलती है तब जाकर गंगा नदी का साइज और बड़ा हो जाता है आगे तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे ट्रिब्यूटरी यानी कि छोटे छोटे नदी हैं जो कि गंगा नदी को आके ज्वाइन कर जाती हैं। द गंगा रिवर इज ऑल्सो ज्वाइंड बाय मैनी मेजर रिवर्स सच एज द यमुना, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी जैसे यहाँ पे चार नदी बड़ी फेमस है, पहला यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ये चारों का चारों नदी जाके गंगा नदी में मिल जाती है, इससे गंगा नदी का साइज जो है वो और भी बहुत बड़ा बन जाता है। द यमुना रिवर राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। इसमें जो यमुना रिवर है, यमुना नदी, ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। जैसे गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, उसी तरीके से यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये भी कहाँ पे पड़ता है, हिमालय में पड़ता है, यानी कि पहाड़ों में पड़ता है। तो हिमालय में ही हमारा दोनों ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर भी और यमुनोत्री ग्लेशियर भी, ठीक ना। तो दोनों हिमालय में है और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है क्या, भागीरथी, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड मीट्स द गंगा रिवर एट इलाहाबाद। यानी कि ये यमुना नदी और गंगा नदी दोनों एक दूसरे के पैरेलल बहते रहती है और दोनों आके मिलती कहाँ पे है, इलाहाबाद में, जिसको आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में वो जगह है जहाँ पे गंगा नदी और यमुना नदी दोनों आपस में
मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइजेज फ्रॉम द नेपाल हिमालय। इसमें जो तीन नदी है हमारा, घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों नदी निकलती है वो वाले हिमालय के रीजन से, जो हिमालय का पार्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो कि नेपाल के जो अंदर बड़े बड़े हिमालय के पहाड़ हैं उससे ये तीन नदी हमारी निकलती है, घाघरा, गंडक और कोसी। आगे, these three rivers cause widespread damage to life and property in the northern plain due to flood। जैसे बाढ़ के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है यूपी और बिहार को, खास करके बिहार को, यही तीन नदी पहुंचाती है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि हमारे बिहार के जस्ट बगल में क्या है, नेपाल है, और नेपाल से एक नदी नहीं आती है, तीन तीन नदी आती है, घाघरा, गंडक और कोसी। तो बाढ़ के टाइम पे ये तीनों नदी का पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है, ये तीनों का तीनों नदी बिहार को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसमें जान, घर, प्रॉपर्टी सब हमारे बर्बाद हो जाते हैं। द गंगा रिवर फ्लोज ईस्टवर्ड्स टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक जगह का नाम है फरक्का। ठीक है, इस फरक्का में जाके गंगा नदी फिर समुद्र में मिल जाती है। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकला हमारा भागीरथी और फिर एक और नदी हमारा अलकनंदा, दोनों आपस में मिल गए देवप्रयाग में, बन गया हमारा गंगा। ठीक, अब ये देवप्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो वहाँ से गंगा नदी आती है उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार, मतलब उत्तराखंड के अंदर जो हरिद्वार है उससे होते हुए फिर यूपी, फिर बिहार और फिर बंगाल में जगह का नाम है फरक्का। फरक्का में जाके गंगा नदी क्या कर जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्टली द गंगा रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि फरक्का के बाद पड़ता है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बेसिकली समुद्र है, वहाँ पे जाके गंगा नदी समुद्र में मिल जाती है। तो इस तरीके से गंगा नदी का शुरुआत और अंत होता है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी 4-5 पॉइंट है हमारे पास। पहला, नेक्स्ट आगे, द डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। हालांकि ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगला हम लोगों को वही पढ़ना है, लेकिन फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल के एक डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा का मतलब सिंपल सा हो गया कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी चारों तरफ से घिर जाती है, चारों तरफ से पानी फैल जाता है और बीच में एक बहुत बड़ा ज़मीन है, उसी ज़मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। जैसे ये सुंदरबन डेल्टा उधर है बंगाल की तरफ। ठीक ना, ध्यान रखना इस बात का। मतलब सिंपल सा इसमें ये है ना, आप ऐसे समझो इसको, डेल्टा का मतलब सिंपल सा हुआ कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक जगह पे मिल गई और दोनों चारों तरफ से पानी है, चारों तरफ से पानी है और बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा ज़मीन है, वही ज़मीन हमारा क्या है, डेल्टा। और उस ज़मीन के चारों तरफ कौन सा पानी है, गंगा नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है। तो उसी ज़मीन को हम लोगों ने कहा सुंदरबन डेल्टा। आगे, अच्छा अब इसका नाम सुंदरबन ही क्यों पड़ा, इसके पीछे भी कहानी है। देखो, द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्श लैंड। अब जरा एक बात बताइए आप, चारों तरफ से पानी है, बीच में ज़मीन है, तो वो ज़मीन ज़्यादातर टाइम कैसा रहता होगा, सूखा या गीला? गीला है ना, एक तरीके से कैसे, तो कीचड़ वाला ज़मीन। तो उस ज़मीन पे सुंदरी ट्री, एक ट्री का नाम है सुंदरी, वो ट्री बहुत ज़्यादा उगता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रो होते हैं वो ट्री, इसीलिए उस जगह का नाम ही रख दिया गया सुंदरबन डेल्टा, यानी कि सुंदरी ट्री के नाम पे पड़ गया सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, यानी कि ये दुनिया का बहुत बड़ा और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला डेल्टा है। बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि इससे बड़ा डेल्टा कोई नदी अभी तक फिलहाल नहीं बनाई है, जिसमें नदी के मतलब चारों तरफ नदी का पानी हो और बीच में इतना बड़ा ज़मीन हो, ऐसा किसी भी नदी के पास देखने को नहीं मिला है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाला डेल्टा है। बेसिकली यहाँ पे आपने नाम सुना होगा रॉयल बंगाल टाइगर, और भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जानवर वगैरह भी रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। वही बात है जो हमने कहा आपको कि सुंदरबन डेल्टा में बड़े लेवल पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। द टोटल लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज ओवर 2500 किलोमीटर। गंगा नदी का टोटल लेंथ का बात करें, टोटल गंगा नदी के लेंथ का बात करें
तो ये 2500 किलोमीटर तक लगभग है लंबाई इसका। जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से लेकर जहाँ पे ख़त्म हुआ फरक्का में, वहाँ तक का इसका ये पूरा लेंथ है। उसके बाद है हमारा अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। हमने बात किया था ना चैप्टर के शुरुआत में वाटर डिवाइड। तो ये जो अम्बाला है ये बेसिकली इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड। ये अम्बाला बेसिकली वाटर डिवाइड के तौर पे काम करता है। इसका सिंपल सा मतलब आप ये समझ लो कि बीच में है अम्बाला और उसके एक तरफ से गुजरती है गंगा नदी और एक तरफ से गुजरती है इंदस नदी, ठीक ना। तो अम्बाला किसका काम कर रहा है यहाँ पे? वाटर डिवाइड का काम कर रहा है, जो कि इंदस नदी और गंगा नदी को थोड़ा दूर के लिए बांट दिया। इस तरीके से ये हो गया हमारा गंगा नदी कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा एक और नए प्रकार के नदियों के बारे में बात करते हैं। नदी का नाम है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। क्या है इसमें देखते हैं। लिखा हुआ पहला, अच्छा गंगा नदी में कोई दिक्कत नहीं समझने में, सबको समझ में आया। नेक्स्ट, द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का शुरुआत होता है किसके आसपास? मानसरोवर लेक के आसपास। वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, लेकिन ध्यान रखना ये निकलती कहाँ से? तिब्बत से। और तिब्बत में भी किसके आसपास? मानसरोवर लेक के आसपास से ये तिब्बत नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इट इज लॉन्गर देन द इंदस रिवर एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। यानी कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये इंदस नदी से ज़्यादा लंबा है, ध्यान रखना इस बात का। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी इंदस नदी से ज़्यादा लंबी है, पहला बात। दूसरा बात, ब्रह्मपुत्र नदी का ज़्यादातर पार्ट जो है वो इंडिया के बाहर ही लाई करता है। कहाँ पे? चाइना में, ठीक ना, ध्यान रखना इस बात का। क्योंकि ये शुरुआत हुआ चाइना में, तो पहले ट्रैवल कहाँ पे करेगा? ये नदी चाइना में ही करेगा। फिर चाइना से ट्रैवल करते 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 फिर हमारे इंडिया के ईस्ट से इंडिया में इंटर करता है, असम तरफ से, ठीक ना। आगे, इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयाज। हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वो एक तरफ क्या है हमारा? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक फैला हुआ पूरा हिमालय, और उसके जस्ट ऊपर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी बहते रहती है चाइना से। मतलब कहने का हुआ कि हमारा जो ये वाला पार्ट है, आपको बताते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर से उत्तर प्रदेश, फिर से बिहार के ऊपर नेपाल ले लो आप, इन सब में हमारा क्या फैला हुआ है? हिमालय फैला हुआ है। और उसके जस्ट ऊपर हिमालय के पैरेलल आगे तिब्बत से आगे निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, आगे बढ़ते जाती है, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मतलब एक तरफ हमारा हिमालय नदी जा रहा है, एक तरफ हमारा हिमालय है और एक तरफ उसके ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी है। तो हिमालय के पैरेलल में ब्रह्मपुत्र नदी ईस्ट की ओर आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। आगे, ऑन रीचिंग द नमचा बरवा इट टेक्स अ यू टर्न एंड इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज। अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा बहुत इसका पार्ट आपको असम में भी देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र का। आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो ये पहले तो बहुत दूर तक तिब्बत में निकली है नदी, पूरे चाइना को ट्रैवल करते करते ईस्ट की ओर आगे बढ़ रही है, और हमारे इंडिया में ये इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश हमारे इंडिया में किधर पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है। तो उधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारे इंडिया में इंटर करती है। नमचा बरवा जो है यहाँ पे एक ये यू टर्न लेती है इंडिया में इंटर करने के लिए, और ये इंटर करती कहाँ पे? इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में है। क्या बना के? एक गॉर्ज बना के। गॉर्ज का मतलब वही सांप के तरह लहराते हुए आगे बढ़ते हुए इंडिया में एंटर करती है। हियर इट इज कॉल्ड दी दियांग एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग, द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन असम। अब ब्रह्मपुत्र नदी हमारे इंडिया में इंटर कहाँ से किया? अरुणाचल प्रदेश से, पहला बात। दूसरा बात, जहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर करी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देखो यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? दियांग, DIHANG, दियांग बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दियांग बोला जाता है। उसके बाद फिर इस ब्रह्मपुत्र नदी में कई सारे छोटे छोटे हमारे नदी जो हैं वो जुड़ती हैं। जैसे
दिबांग, लोहित और भी अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे नदी ब्रह्मपुत्र नदी में जाके ज्वाइन करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पे ज्वाइन करती है सारे छोटे छोटे नदी? असम में। तो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बहुत बड़ी हो जाती है, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे 2-3 बातें आपको समझना है। पहला ये कि इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे इस ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है दिहांग, ठीक। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ते 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 पहुँच जाती है असम, और असम में 2-3 नदी छोटे छोटे और इसमें ज्वाइन कर जाती है। पहला का नाम है दिबांग और दूसरे का नाम है लोहित। और जब ये दोनों नदी असम में जाके ब्रह्मपुत्र नदी में इंटर करती है, मिलती है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जो साइज है वो और भी बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जब भी लेवल बढ़ता है पानी का, बाढ़ के टाइम पे खास करके, यानी कि बाढ़ के टाइम पे खास करके जब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी का लेवल बढ़ता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में बहुत बड़े लेवल पे तबाही मचाती है। इसलिए आप कभी न्यूज़ में सुने होंगे बाढ़ के टाइम पे कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि पूरे असम को ये ले डूबा। ऐसा होता है कई बार, क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी का साइज क्या हो चुका है? बहुत बड़ा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में उतना कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि वहाँ पे उसका साइज छोटा होता है। आगे, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नॉन एज द जांग। बहुत लोग इसको तसांग भी पढ़ते हैं, लेकिन असल में इसको हम लोग सांग पढ़ते हैं, इसमें टी जो है वो साइलेंट रहता है। सांग पो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है इंडिया से होते हुए फिर कहाँ जाती है? बांग्लादेश भी जाती है। तो तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है जांग पो, ओके। लेकिन बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? जमुना, ठीक है। ध्यान रखना, ये सब उनका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का। इन तिब्बत द ब्रह्मपुत्र रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट बिकॉज तिब्बत इज अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया। अच्छा, एक बात बताइए पहले, ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? तिब्बत से। तो जहाँ से ये नदी निकलती है ना, वहाँ पे इस नदी के पास पानी बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा पानी कम होता है। क्यों? क्योंकि तिब्बत जो है ना पूरी तरीके से एक कोल्ड और ड्राई एरिया है। मतलब कि तिब्बत में ठंडा बहुत पड़ता है और वहाँ पे वो ड्राई एरिया है, बेसिकली जाड़ा का वहाँ पे माहौल रहता है थोड़ा ज़्यादा। तो जब तिब्बत नदी का पानी, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जब तिब्बत से निकलती है, तो उस टाइम पे ब्रह्मपुत्र नदी के पास पानी का मात्रा बहुत ही कम होता है, क्योंकि तिब्बत में उतना ज़्यादा पानी है भी नहीं, तो बहुत कम पानी होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते हमारे इंडिया के ईस्ट की तरफ आती है, उसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जब वो एक बार असम आ जाती है तो उसमें 2-3 नदी और मिल जाती है, तब तो उसका साइज और बड़ा हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत से निकलती है तो उसमें पानी का मात्रा बहुत ही कम होता है, क्योंकि तिब्बत में ठंडा पड़ता है, वहाँ पर उतना ज़्यादा पानी है भी नहीं। ऑन रीचिंग इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। अब जरा एक बात बताइए, ये इंडिया में इंटर कहाँ से किया? अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ऐसा जगह है जहाँ पे बारिश खूब होता है। तो जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, इस नदी को बारिश का पानी अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और वही बारिश का पानी इसमें ऐड होने के वजह से उसका साइज और बड़ा हो गया। अब वही नदी आएगी, आगे आएगी किधर? असम की ओर। वहाँ पे 2 नदी का पानी उसको और मिल जाएगा, है ना, तो उसका साइज थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे, हियर द ब्रह्मपुत्र रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। अब इंडिया में इसका पानी का मात्रा क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें जो सिल्ट होंगे, सिल्ट मतलब छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होंगे, उसका साइज भी इसमें क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी ज़्यादा है। तो ज़्यादा पानी का मतलब होगा कि ज़्यादा वो अपने साथ कंकड़ पत्थर सिल्ट वगैरह लेके आगे बढ़ेगा। द ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड। अब ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये कई सारे छोटे छोटे रिवराइन आइलैंड बनाते हैं। रिवराइन आइलैंड का मतलब हो गया चारों तरफ से पानी होगा, बीच में छोटा सा ज़मीन होगा, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा। यदि वही ज़मीन का टुकड़ा बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो डेल्टा हो जाएगा। लेकिन वही ज़मीन का टुकड़ा यदि छोटा है तो वो हमारा रिवराइन आइलैंड कहलाता है। बेसिकली देखो, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड का मतलब होता है वो जगह जिसके चारों तरफ समुद्र का पानी होगा, बीच में ज़मीन होगा, उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे रिवराइन आइलैंड है,
रिवराइन आइलैंड का मतलब हो गया वो आइलैंड जो कौन बना रही है, नदी बना रही है, और इसका साइज क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कई सारे छोटे छोटे रिवराइन आइलैंड को बनाती है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। यही बात है जो हमने आपको 5 मिनट पहले बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का साइज बाढ़ के टाइम पे और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है असम में और बांग्लादेश में, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी असम से होते हुए सीधे कहाँ चल जाती है, बांग्लादेश चल जाती है। तो असम और बांग्लादेश में ये नदी बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा दी पेनिनसुलर रिवर। तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, पेनिनसुलर रिवर का कुछ पार्ट जो है हम लोग अभी कर लेते हैं, उसके बाद पेनिनसुलर रिवर में जो नदियां हैं उनके बारे में हम लोग अपने अगले क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए तो आइए हम लोग अब समझते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर का मतलब हमने आपको बताया था वो नदियाँ जो इंडिया के साउथ में बहती है। साउथ का बोले तो थोड़ा सा आप ले सकते हो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, है ना, थोड़ा बहुत उड़ीसा भी आप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश भी ले सकते हैं। इन सारे पार्ट में जो हमारी नदियाँ बहती है उनको हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला, अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। देखो इन प्रकार के जगहों पर जो नदी पाए जाएंगे, बताइए इस प्रकार के नदियों में पानी हमेशा रहेगा या कभी कभार रहेगा, बताइए। सीजन पे रहेगा, कभी कभार रहता है, क्योंकि समझो आप यहाँ पे किसी प्रकार का हिमालय है नहीं कि बड़े बड़े पहाड़ हैं पानी अपने आप मिलता रहेगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे नदियाँ बहुत सारे हैं, लेकिन वो नदी केवल नदी तभी बनती है जब बारिश का पानी आता है, तब। बारिश का पानी नहीं आएगा तो वो नदी सूख जाती है। वही बात लिखा हुआ है कि पेनिनसुलर रिवर जो है हमारे, वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, सीजनल होते हैं, यानी कि सालों भर उसमें आपको पानी दिखेगा ये जरूरी नहीं है। जब रेनफॉल का टाइम आएगा उसमें पानी दिखेगा, नदी बन जाएगी, बारिश खत्म तो नदी भी खत्म, ऐसा उसमें होता है। पेनिनसुलर रिवर्स आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, यानी कि इस प्रकार के जो नदियां हैं इसमें पानी तभी आएगा जब बारिश होगा। यदि बारिश नहीं होगा तो इस प्रकार के नदी में पानी भी देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स, यानी कि पेनिनसुलर रिवर में, यानी कि इन प्रकार के स्टेट जो अभी हमने आपको बताए थे, इसमें कुछ नदियाँ बहुत बड़ी नदियाँ भी हैं, लेकिन इतना बड़े नदी होने के बावजूद भी ये ड्राई सीजन में, यानी कि समर सीजन में क्या हो जाती है, सूख जाती है, क्योंकि पानी का कमी हो जाता है। समझा रही है बात। देखो सिंपल से एक बात समझना, इस प्रकार के स्टेट में कोई हिमालय वगैरह तो है नहीं जहाँ पे ग्लेशियर है, पिघलेगा तो अपने आप नदी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो भी नदी हैं वो सारे सीजनल हैं, सारे के सारे नदी बरसात के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। बारिश होगा तो नदी बनेगा, बारिश नहीं होगा तो नदी नहीं बनेगा, सिंपल। चाहे वो नदी बड़ा हो या छोटा हो। कई सारे नदियाँ ऐसे हैं जो कि सूख जाते हैं पूरी तरीके से, साल भर सूखे रहते हैं यदि बारिश अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स लाइक द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये सब कुछ नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चारों का चारों नदी बहते हुए किधर आती है, बे ऑफ बंगाल के तरफ। बे ऑफ बंगाल में आके अपना सारा का सारा पानी बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है, बेसिकली समुद्र में जाके मिल जाती है। और बे ऑफ बंगाल किधर पड़ता है, ईस्ट की ओर पड़ता है हमारे इंडिया में। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ, ये नदियाँ भी डेल्टा बनाती हैं, ठीक ना। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। अब जरा बताइए, इस नदी में पानी तभी आएगा जब बारिश होगा, तो जरा आप एक बात बताइए, क्या ये नदियाँ बहुत दूर तक के एरिया को कवर करता होगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार के नदियाँ बहुत बड़े दूर तक के एरिया को कभी भी कवर नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा पानी है भी नहीं, ठीक ना। जैसे आपने देखा था ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ये सब नदियाँ किधर से निकलती है, ग्लेशियर से, पहाड़ों से, हिमालय से निकलती है। तो इसमें पानी का कभी कमी नहीं होता, और पानी का कमी नहीं है तो बहुत दूर तक के एरिया को ये सारी नदियाँ कवर करती है। लेकिन ये जो हमारा पेनिनसुलर रिवर है, इसमें किसी प्रकार का हिमालय से नहीं निकलती है, पानी का दिक्कत होता है इस प्रकार के नदियों में, तो इसीलिए ये नदियाँ ज़्यादा दूर तक के एरिया को कवर
नहीं कर पाती है। तो ये हो गया हमारा पेनिनसुलर रिवर के बारे में। अब अगले वाले क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि पेनिनसुलर रिवर हमारे कौन कौन से हैं, ठीक ना। जैसे हमने पढ़ा था ना हिमालयन रिवर में कि 3 नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। पहला हो गया हमारा गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस। उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे अब ये पेनिनसुलर रिवर में हमारा कौन कौन से रिवर आएंगे। तो पहला हमारा होगा नर्मदा बेसिन, यानी कि बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे, नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने अगले वाले क्लास से। तो ध्यान रखना है अगले वाले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा पेनिनसुलर रिवर, यानी कि वो नदियों के बारे में हम लोग बात करने के इस बारे में स्टार्ट करेंगे जो नदी बेसिकली इन 5-6 स्टेट से निकलती है। एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स में जो नदियां निकलती हैं या फिर जो नदियों का पानी इस स्टेट से होके गुजरती है उन सारे नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग अपने क्लास का शुरुआत करेंगे द नर्मदा बेसिन से। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने टॉपिक को शुरू करा था, टॉपिक का नाम था द पेनिनसुलर रिवर। इसमें हम लोग सबसे जो अपना फर्स्ट रिवर है उसके बारे में बात करेंगे और वो हमारा सबसे पहला रिवर है नर्मदा रिवर। आप इसको नर्मदा रिवर भी कह सकते हो या फिर आप इसको नर्मदा बेसिन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे बेसिन वर्ड लग गया तो हमने क्या बताया था आपको कि बेसिन जब वर्ड लग जाए इसका मतलब है कि वो नदी का पानी कहाँ तक जाता है, यानी कि वो नदी का पानी कितने दूर तक के एरिया को कवर करता है। बेसिकली आसान शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि कितने दूर तक के एरिया में इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यानी कि नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है नर्मदा के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक हिल है, वहाँ पे अमरकंटक हिल के नाम से उसको जाना जाता है। हिल का मतलब छोटे छोटे पहाड़ एक तरीके से, वहीं से ये नदी निकलती है। तो पहला बात ये कि कौन से स्टेट से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में भी कौन से हिल्स से निकलते हैं, तो अमरकंटक हिल्स से निकलते हैं। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट, ये इंडिया के वेस्ट की ओर आगे बढ़ता है। मतलब कि मध्य प्रदेश में निकल के फिर वो आगे किधर की ओर बढ़ेगा, वेस्ट की ओर, यानी कि गुजरात की ओर एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए आप, चाहे कोई भी नदी हो, हर नदी का जाके मिलना अंत में समुद्र में ही है। तो ये नदी वेस्ट में जा रही है, यानी कि निकली मध्य प्रदेश से और जा रही है वेस्ट की ओर। तो बताइए किधर की ओर समुद्र में ये, यानी कि किस समुद्र में ये नदी का पानी गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में? अरेबियन सी में, क्योंकि वेस्ट में क्या पड़ता है हमारा, अरेबियन सी पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन इट्स वे टू द अरेबियन सी, वही बात है अगला पॉइंट जो हमने कहा कि ये जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर स्क्वेयर लोकेशंस, यानी कि जब ये नदी मध्य प्रदेश से अरेबियन सी की ओर आगे बढ़ रही होती है समुद्र में मिलने के लिए, तो कई सारे ऐसे जगह हैं, कई सारे ऐसे लोकेशन हैं जहाँ पे ये नदी बहुत सुंदर माहौल क्रिएट करता है, जहाँ पे आप पिक्चर खींच सकते हो, अच्छा सा पिकनिक मना सकते हो, है ना। कहने का मतलब है कि ये नदी जो है ना बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत जगहों को क्रिएट करता है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर एंड द धुधार फॉल्स आर सम अमेजिंग पिक्चर स्क्वेयर लोकेशन। जैसे इस नदी के बगल में यदि आप देखो तो हमारा हो गया पहला मार्बल रॉक्स जो कि जबलपुर के आसपास है। मार्बल रॉक्स का मतलब बेसिकली वहाँ पे कुछ ऐसे पत्थर पहाड़ वगैरह हैं जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर है। कहाँ पे है ये, जबलपुर के आसपास है, ठीक है। उसके बाद फिर दुधार फॉल्स, ये बेसिकली झरना है जिससे बहुत ऊपर से नीचे पानी गिरता है। तो ये दो ऐसे जगह है नर्मदा नदी के बगल में जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है। मतलब इसको आप एक बार देख लेंगे तो आपका मतलब दिल खुश हो जाएगा, ऐसा टाइप का है। बहुत सुंदर सुंदर जगह ये क्रिएट करते हैं। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। मतलब ये हो गया कि नर्मदा नदी में भी कई सारे छोटे छोटे नदियाँ आके मिलती हैं, लेकिन उस नदियों का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा रहता है। अब चूँकि ये नदी नर्मदा ऑलरेडी छोटा नदी है और इसके में जो छोटे छोटे नदी मिल रहे हैं वो भी छोटे हैं, तो नर्मदा नदी का साइज़ बहुत बड़ा कभी हो ही नहीं पाता है। छोटा ही नदी है लेकिन काफ़ी सुंदर नदी है और काफ़ी सुंदर सुंदर जगह को ये क्रिएट करती है जहाँ पे आप जाके पिकनिक घूम सकते हैं या फिर फ़ोटो वगैरह भी खींच सकते हैं। तो बहुत अच्छा है बेसिकली।
और जितने भी छोटे छोटे नदी नर्मदा नदी में मिलती हैं वो कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, राइट एंगल। मतलब कि बिल्कुल एक तरीके से आप ये समझ लो कि बिल्कुल सीधा नर्मदा नदी बह रही है और उसका जस्ट 90 डिग्री एंगल में एकदम सीधा आके कोई नदी उसमें मिल गया, इस तरीके से इसमें है। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, यानी कि नर्मदा नदी का सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल जो है, और नर्मदा नदी का सबसे ज़्यादा पानी 2 ही स्टेट में देखने को मिलता है। पहला मध्य प्रदेश में क्योंकि वहीं से निकल रही है, और दूसरा गुजरात में, और गुजरात के बाद फिर जाके बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो ये हमारा पूरा कहानी हो गया नर्मदा नदी के बारे में। कहानी समझ में आया? 6 पॉइंट है, बस आपको ये सब चीज़ें याद रखने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट नदी द तापी बेसिन, इसमें ज़्यादा नहीं 3 ही पॉइंट है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। द तापी राइजेज इन द सतपुरा रेंजेज इन द बिटुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि ये तापी नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे, सतपुरा रेंज में। सतपुरा रेंज बेसिकली वो एक लोकेशन है जहाँ पे आपको छोटे छोटे पहाड़ वगैरह भी नज़र आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो सतपुरा रेंज है वो बेसिकली छोटे छोटे पहाड़ों का ग्रुप है, वहीं से ये नदी निकलती है, तापी नदी। ठीक है, आगे। इट फ्लोज पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ, यानी कि दोनों नदी नर्मदा और तापी दोनों साथ साथ आगे बढ़ती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन तापी नदी का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है नर्मदा नदी के कंपैरिजन में। मतलब इसका लेंथ उतना बड़ा नहीं है, छोटा नदी है ये तापी। द तापी बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। सोचिए ये नदी छोटा है नर्मदा नदी के मुकाबले, लेकिन इसके बावजूद इस नदी का जो पानी है वो 3 स्टेट में जाता है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात और तीसरा महाराष्ट्र। थोड़ा थोड़ा तीनों को टच करते हुए आगे निकल जाती है और जाके बे ऑफ बंगाल सॉरी अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा तापी नदी के बारे में। दोनों का दोनों आपने देखा मध्य प्रदेश से निकल रही है। अगला हमारा है दी गोदावरी बेसिन, बेसिकली गोदावरी नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला है हमारा द गोदावरी राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब देखो महाराष्ट्र जो है ना समुद्र के बगल में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि एक जिला है, उसका नाम है नासिक, ठीक है। और ये जो नासिक है ये कहाँ पे पड़ता है महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट मतलब समुद्र के बगल में पड़ता है, वहीं से ये गोदावरी नदी हमारी निकलती है। तो ध्यान रखिएगा 2-3 बातें गोदावरी के बारे में। पहला ये कि ये महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट बेसिकली है किधर, वेस्टर्न घाट में, यानी कि समुद्र के बगल में है, वहीं से ये गोदावरी नदी हमारी निकलती है, ठीक ना। और वेस्टर्न घाट चूँकि साइज मतलब हाइट में उसका बड़ा बड़ा हाइट है, तो वहीं से लुढ़क लुढ़क के पहाड़ों के ऊपर से छोटे छोटे प्लेट्यू बेसिकली हैं, उसी से पानी नीचे आती है, तो हमारा गोदावरी नदी बन जाता है। उसके बाद द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। देखिए कई सारे पेनिनसुलर रिवर हैं, जैसा कि अभी हमने 2 को पढ़ भी लिया, नर्मदा, तापी, और हम लोग अभी पढ़ रहे गोदावरी। तो कई सारे पेनिनसुलर रिवर हैं, जिसमें से सबसे लंबा पेनिनसुलर रिवर यदि कोई है तो वो गोदावरी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इसका जो लेंथ है यानी कि टोटल लंबाई जो है इस नदी का वो लगभग 1500 किलोमीटर है। अच्छा, आपके मन में सवाल ये होगा कि सर जब ये नदी महाराष्ट्र में है तो उधर से निकलती और अरेबियन सी में जाके मिल जाती, तो अब तो और नज़दीक होता। लेकिन नहीं, इसमें जस्ट अपोजिट है। अपोजिट ये है कि ये नदी है किधर, इंडिया के वेस्ट में, लेकिन ये बहते बहते जाती किधर है, इंडिया के ईस्ट में। तो बताइए आप ये नदी किधर जाके अपना पानी गिराएगी, बे ऑफ बंगाल में गिराएगी, इसीलिए इसका लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये जो पूरा का पूरा नदी का पानी है ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, इसीलिए इसका जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है। तो बड़ा आश्चर्य है ये नदी, मतलब कोई भी जब इसको पहली बार सुनता है ना उसको थोड़ा सा आश्चर्य तो होता ही है कि यार ये वेस्ट में है, महाराष्ट्र से निकलती है, सीधा जाके अरेबियन सी में मिल जाती है कि नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये इंडिया के वेस्ट से निकलती है और इंडिया के ईस्ट में यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाके
मिल जाती है, इसीलिए इसका लेंथ जो है वो 1500 किलोमीटर हो जाता है। उसके बाद इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर, यानी कि ये नदी तो बहुत बड़ी है ही पेनिनसुलर रिवर, और ये बेसिन भी बहुत बड़ी है। बेसिन मतलब कि इसी नदी का पानी सबसे ज़्यादा जगहों को मिलता है, या फिर कई सारे ऐसे जगह है जो इस नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आप देखो ये सीधा सीधा आप ये समझो कि वेस्ट से नदी निकली और ईस्ट की ओर जाएगी, तो बीच में जितने भी स्टेट पड़ेंगे सारे स्टेट को ये कवर करेगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द गोदावरी बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र पहला, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 4 स्टेट में होते हुए ये नदी आगे बढ़ती है। आगे, द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, द वर्धा, द प्रणहिता, द मंजड़ा, द वैनगंगा एंड द पेनगंगा। यानी कि इतने सारे छोटे छोटे नदियां हैं जो कि गोदावरी में जाके मिल जाती है। इससे गोदावरी का साइज और भी बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा है कि ये 4 बड़े बड़े स्टेट को कवर करता है। सोचिए, तो ये बहुत बड़ी नदी है। और ध्यान रखिएगा, पेनिनसुलर रिवर में सबसे लंबा रिवर हमारा गोदावरी रिवर ही है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा 2 पॉइंट इसमें और है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। पहला, द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। जो लास्ट का 3 ट्रिब्यूटरी था ना, यानी कि लास्ट के जो 3 नदी थे हमारे, जैसे पहला मंजरा, वैनगंगा और पेनगंगा, ये तीनों नदी थोड़ा सा बड़े बड़े नदी हैं। अब आप जरा सोचो, ये तीनों बड़े नदी हैं और जब ये अपना पानी गोदावरी में मिलाएगी तो गोदावरी का साइज और भी बड़ा हो जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। अब जरा आप एक बात समझिए, इसका लंबाई क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसका साइज भी क्या है, बहुत बड़ा है, ये बहुत दूर तक के एरिया को कवर भी करता है, 4 स्टेट को ये पानी देती है। इसीलिए इस नदी का जो नाम है वो दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा का मतलब हो गया कि इस नदी को गंगा का उपाधि मिला हुआ है। और गंगा नदी आपने पढ़ा था पहले ही कि गंगा नदी अपने आप में बहुत बड़ी नदी है, तो उसी से मिलता जुलता जो है इसको भी उस प्रकार का उपाधि या फिर आप कह सकते हो इंग्लिश में स्टेटस दिया गया है। नाम क्या रखा गया है, दक्षिण गंगा, ठीक ना। और दक्षिण बेसिकली एक हिंदी वर्ड है जिसका इसका मतलब होता है साउथ, और ये पेनिनसुलर रिवर है हमारा किधर, साउथ में ही है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा गोदावरी के बारे में। तो ध्यान रखना है गोदावरी के बारे में 2 बातें। पहला ये कि पेनिनसुलर रिवर में सबसे लंबा रिवर यही है, पहला बात। दूसरा बात, किस रिवर को दक्षिण गंगा का स्टेटस मिला हुआ है, तो दक्षिण गंगा को स्टेटस मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा दी महानदी बेसिन। तो आइए इसके बारे में भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। महानदी बेसिन में सबसे पहला बात, द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ का मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ बेसिकली पहला बात तो हमारा एक स्टेट है, और छत्तीसगढ़ के वो वाले पार्ट जो बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पार्ट है, मतलब कि आप कह सकते हो कि पहाड़ जैसे, प्लेट्यू जैसे जो एरिया है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से, और छत्तीसगढ़ के थोड़ा सा आप कह सकते हो छत्तीसगढ़ का जो बीच वाला पार्ट है वहाँ से ये नदी निकलती है। यानी कि बेसिकली ये नदी छत्तीसगढ़ के बीच वाले पार्ट से निकलती है, और बीच वाला पार्ट का मतलब हो गया वहाँ पे बड़े बड़े थोड़ा पहाड़ हैं, हाई मतलब वो प्लेट्यू वगैरह हैं, वहाँ से वहीं से ये नदी निकलती है। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच बे ऑफ बंगाल। ये ओडिशा होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बगल में क्या है, ओडिशा है, और ओडिशा के जस्ट बगल में बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में जाके ये नदी मिल जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इस नदी का जो पूरा लंबाई है वो लगभग 860 यानी कि 860 किलोमीटर के आसपास है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। देखिए, ये नदी निकलती है जरूर छत्तीसगढ़ से, लेकिन इस नदी का जो इस्तेमाल है थोड़ा बहुत, मतलब कि इस नदी का जो आखिरकार जाके मिलना है वो बे ऑफ बंगाल में ही मिलना है, लेकिन इस नदी का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली आप कह सकते हो कि इस नदी का जो पानी है वो थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो खैर बहुत ज़्यादा, झारखंड और उड़ीसा में भी किया जाता है। बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे इसका इस्तेमाल वहाँ पे भी किया जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र थोड़ा सा दूर आपको नज़र आ रहा होगा, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल लगभग थोड़ा बहुत किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा महानदी के बारे में।
महानदी के बाद आइए हम लोग बात करते हैं द कृष्णा बेसिन यानी कि कृष्णा नदी के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है द कृष्णा राइजेज फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर। अब जरा आप समझिए, पहले तो आप ये देखो कि ये निकल कहाँ से रहा है। ये महाबालेश्वर के आसपास से निकल रहा है। तो यहाँ पे महाबालेश्वर के आसपास से ये नदी निकलती है और ये महाबालेश्वर बेसिकली हमारे महाराष्ट्र में है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो कृष्णा नदी है वो निकलती कहाँ से है, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के आसपास से ये नदी निकलती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 1400 किलोमीटर। इस नदी का जो लंबाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब जरा आप खुद सोचिए, ये महाराष्ट्र से ये नदी निकलती है और ये नदी जाके मिलती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। यानी कि ये नदी निकलती है वेस्ट से और मिल जाती है जाके ईस्ट में, इसीलिए इस नदी का लेंथ क्या हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, आगे द तुंगभद्र, द कोयाना, द घाट प्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। यानी कि छोटे छोटे नदियां हैं, छोटे छोटे नदी हैं जो कि जाके कृष्णा नदी में मिल जाती हैं, जिससे कृष्णा नदी का जो एरिया है या फिर जो आप कह सकते हो वो उसका वाटर है वो और भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि बेसिकली इस नदी का जो पानी है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तक भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा द कावेरी बेसिन यानी कि कावेरी नदी के बारे में। ये भी काफ़ी फेमस नदी है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में भी क्या खास बात लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट इसमें द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। यानी कि ये हमारे इंडिया के वेस्ट से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है। उसके बाद अच्छा, वेस्टर्न घाट में भी कहाँ पे, ब्रह्मगिरी बोल सकते हो आप इसको, ठीक ना, ब्रह्मगिरी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, बेसिकली ये भी छोटे छोटे पहाड़ों का ग्रुप है, वहीं से ये निकलती है। इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु। यानी कि ये नदी उधर से निकलते हुए आती है, पहले कहाँ पे, तमिलनाडु आती है। मतलब कि आप जरा सोचो, ये नदी निकली किधर से, वेस्ट से, और आई किधर, तमिलनाडु, और तमिलनाडु किधर है, ईस्ट में है। यानी कि नीचे साउथ में तो है, लेकिन साउथ में भी किधर की ओर, ईस्ट की ओर, और ईस्ट की ओर कौन सा है हमारा, बे ऑफ बंगाल है। तो ये नदी बेसिकली जाके मिलेगी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में ही मिल जाएगी। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये नदी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, तमिलनाडु में जाके। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। इस नदी का जो लेंथ है वो लगभग 760 किलोमीटर के आसपास है। अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये सारे छोटे छोटे नदियाँ हैं जो जाके कावेरी में मिल जाती है, तो कावेरी का साइज जो है वो और भी बड़ा हो जाता है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इस नदी का यूज देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ के जो ज़मीन वगैरह हैं उनको पानी इस नदी से काफ़ी हद तक मिलता है। द कावेरी रिवर मेक्स द सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नॉन एज जॉग फॉल्स। दुनिया मतलब इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल, यानी कि आप कह सकते हो झरना एक तरीके से, जो कि ऊपर पहाड़ों से गिरता है ना, वो सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इंडिया का ये बनाती है कावेरी नदी। उस वाटरफॉल का नाम क्या है, जॉग फॉल। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सी नदी बनाती है, किस नदी के वजह से, तो वो होता है हमारा कावेरी नदी के वजह से। आगे द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर, बैंगलोर एंड द कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि KGF। अब इस नदी में जो बिजली बनाया जाता है, इस नदी में बेसिकली है क्या ना, डैम वगैरह भी हैं छोटे छोटे, इस नदी में डैम भी हैं। तो उस डैम से जो बिजली बनता है, उस बिजली का सप्लाई किया जाता है उस नदी के आसपास के शहरों में, जैसे मैसूर में, बेंगलोर में, और उसके बाद कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि
इसको हम लोग KGF, और ये जो मूवी आया था ना KGF, इसी जगह पे आया था, ध्यान रखिएगा। कोलार, हाँ कौन सा, हाँ अब ये बंद हो चुका है। ये कोलार गोल्ड फील्ड पड़ता है मेरे हिसाब से कर्नाटका नहीं तो आंध्र प्रदेश में, जहाँ तक हमको आइडिया है। एक बार कंफर्म हो लेना, सर्च कर सकते हो आप गूगल पे। कर्नाटका नहीं तो आंध्र प्रदेश, इन्हीं दोनों में से कहीं पे ये है कोलार गोल्ड फील्ड। तो वो जो KGF मूवी बना था ना, बेसिकली KGF मूवी में क्या था, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश में ही है मेरे हिसाब से, जहाँ तक हमको आइडिया है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा फील्ड था, जब उसको खोदा गया ना, उसके नीचे से सोना बहुत ज़्यादा मिला। और पूरे KGF फिल्म में जो लड़ाई है वो किस चीज़ को लेकर है, सोने को लेकर ही है। तो वहाँ पे भी KGF मतलब वही जो एरिया पूरा था उसको कहा जाता था कोलार गोल्ड फील्ड, क्योंकि वहाँ पे सोना बहुत मिलता था। तो वहाँ पे भी बिजली इस चीज़ का जाता है, मतलब कावेरी नदी में जो बिजली बनती है, ये बिजली कोलार गोल्ड फील्ड में भी जाता है। लेकिन आप पता है कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में सबसे खास बात क्या है, कि वो जो कोलार गोल्ड फील्ड था ना, उसको बंद कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके आसपास के जो इलाके हैं वो अब डेवलप हो चुके हैं, मतलब वहाँ पे शहर वगैरह बन गया है। लेकिन जहाँ पे सोना पाया जाता था उस एरिया को आज भी सरकार ब्लॉक कर दी है कि कोई भी जाके वहाँ पे माइनिंग वाइनिंग नहीं कर सकता है, ठीक है ना। पहले होता था, जिसके ऊपर कि आपने KGF मूवी भी देखा है। तो ये हो गया हमारा कावेरी रिवर के बारे में कंप्लीट, और यहीं पे हो गया आपका पेनिनसुलर रिवर सारे कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लास होगा लेक्स के बारे में। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, समझ में आया सब कुछ। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे लेक्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्स के बारे में। और पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने सारे अपने पेनिनसुलर रिवर जितने भी थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग बात करें तो हमारा जो सबसे पहला पेनिनसुलर रिवर था वो था हमारा नर्मदा, उसके बाद फिर तापी, उसके बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद फिर महानदी, फिर कृष्णा, और फिर लास्ट में कावेरी। तो ये सारे के सारे पेनिनसुलर रिवर है, यानी कि इंडिया के साउथ वाले पार्ट में ये सब बहती है। तो इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्स के बारे में। लेक्स का मतलब होता है बेसिकली झील, जहाँ पे आप देखोगे कि पानी अस्थिर रहता है, वहाँ पे लोग बोटिंग वगैरह अपना करते हैं, है ना, वहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। तो आइए देखते हैं लेक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है इंडिया हैज़ मैनी लेक्स। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कई सारे लेक्स हैं, कई सारे लेक हैं। अभी आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सा है। These lakes are different from each other in the size and other characteristics. हर प्रकार के हमारे पास लेक हैं, मतलब कई प्रकार के लेक हैं, और हर लेक्स अपने आप में अलग अलग है। मतलब कि हर लेक एक दूसरे से अलग है, साइज में, लेंथ में, है ना, गहराई में। हर लेक का अपना अलग खूबी भी है। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट वाइल सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कई सारे इंडिया में ऐसे लेक हैं जो परमानेंट लेक हैं। परमानेंट लेक का मतलब हो गया कि उसमें पानी हमेशा रहता है, 12 महीना रहता है, यानी कि सालों भर पानी रहता है। कुछ इंडिया में लेक ऐसे हैं जो केवल तभी स्टार्ट होते हैं जब बारिश का पानी उसमें जमा होता है जाके, है ना। तो हमारे इंडिया में आप कह सकते हो कि परमानेंट और टेम्प्रोरी दोनों प्रकार के लेक्स हैं, बड़े लेवल पे वो भी। तो परमानेंट लेक का मतलब वो हो गया वैसे लेक जो कि हमेशा उसमें पानी रहते हैं, हमेशा वो हरा भरा दिखेगा। और टेम्प्रोरी लेक का मतलब सिंपल सा हो गया कि वो हमेशा नहीं रहता है, जब बारिश होगा, पानी बारिश का इकट्ठा होगा, तब वो हमारा लेक सुंदर दिखने में लगेगा। लेक्स इन द रीजन ऑफ इन लैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, मतलब वही बात यहाँ पे भी है। इन लैंड ड्रेनेज का मतलब क्या हो गया, इंडिया के अंदर का बात कर रहा है। बेसिकली जो हमारा इंडिया का पूरा मैप है ना, उसके अंदर का बात कर रहा है कि इंडिया में कई सारे ऐसे लेक्स हैं जो कि सीजनल है। सीजनल का मतलब सिंपल सा हो गया कि बारिश होगा तो फिर उस झील में पानी भरेगा और फिर वो हमारा झील देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन यदि नहीं हुआ तो फिर वो झील हमारा सूखा ही रह जाएगा। इस प्रकार का है। फॉर एग्जाम्पल द सांभर लेक इन राजस्थान विच इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। जैसे यहाँ पे हमारा राजस्थान में एक लेक है, लेक का नाम है सांभर लेक, और इस लेक में जो पानी है वो एक तरीके से सॉल्ट वाटर है, मतलब कि थोड़ा सा नमकीन वाला पानी है। ये सीजनल लेक है, यानी कि ये सालों भर लेक देखने को नहीं मिलता है। ये बारिश के टाइम पे ही थोड़ा बहुत बस देखने को मिलता है वहाँ पे, क्योंकि बारिश जब होता है तो पानी भर जाता है तो झील देखने में भी अच्छा लगता है, और जब बारिश नहीं हो रहा होता है तो फिर इस झील जो है ये वाला सूख जाता है, ठीक ना। आगे
इट्स वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, इस लेक में जो पानी है वो कैसा पानी है, सॉल्ट वाटर है। तो इस लेक का पानी इस्तेमाल करके वहाँ के लोग नमक बनाने के भी काम करते हैं, यानी कि इस झील में जो पानी है उस पानी से नमक भी तैयार किया जाता है, क्योंकि उस नमक मतलब उस पानी में वाटर का मात्रा उस पानी में सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा रहता है, तो उस पानी का इस्तेमाल करके लोग नमक भी बनाते हैं वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। अब सवाल है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक किधर है। फ्रेश वाटर लेक का मतलब हो गया झील में जो पानी होगा वो फ्रेश होगा, सॉल्ट वाटर नहीं होगा। तो ऐसा प्रकार का लेक हमारे इंडिया में कहाँ पे है, तो वो है हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन का मतलब हो गया बेसिकली इंडिया के नॉर्थ साइड में, ठीक ना, नॉर्थ में और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में इधर है। दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन विच वॉज लेटर फिल्ड विथ स्नो मेल्ट। ज़्यादातर जो आप देखोगे हमारे नॉर्थ में जो लेक है वो बेसिकली बना है ग्लेशियर पिघल के, यानी कि ग्लेशियर पिघलता है तो उसका पानी जाके उस लेक में जमा हो जाता है, तो वहाँ पे उस प्रकार के लेक बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद द उलुर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक लेक है, बड़ा फेमस लेक है, बहुत सुंदर देखने में लगता है, उलर लेक। यदि आप गूगल पे या फिर यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे ना उलर लेक, तो कई सारे लोगों का ब्लॉग या फिर आप यूट्यूब पे देखो या फिर गूगल पे देखोगे तो उसका पिक्चर वगैरह भी आ जाता है। बहुत सुंदर लेक है ये वाला जो लेक है जम्मू कश्मीर में उलर लेक, ये बेसिकली बना है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब हो गया भूकंप जब आया तो भूकंप आने की वजह से वहाँ का जो ज़मीन है वो धंस गया, और जब ज़मीन धंसा तो उसके ऊपर आ गया पानी, बाहर से बर्फ़ पिघल के आ गया, उस पानी से वो पूरा का पूरा जो गड्ढा है वो भर गया, तो वहाँ पे बन गया हमारा एक लेक। उस लेक का नाम है उलर लेक, ठीक है। आगे, द उलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया में सबसे लंबा जो फ्रेश वाटर लेक है वो उलर लेक ही है, जो कि जम्मू कश्मीर में, यानी कि इस लेक में जो पानी है वो फ्रेश वाटर है, पीने के लायक पानी है। अब पीने के लायक पानी है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सीधा उठाया और पी लिए। पीने लायक पानी का मतलब हो गया कि इस पानी में नमक का मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे, द दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड बड़ा पानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। तो ये भी हमारे इंडिया में कुछ अलग प्रकार के लेक्स हैं जिसमें फ्रेश वाटर देखने को मिल जाता है। दाल लेक हो गया, भीमताल, नैनीताल, लोकतक और बड़ा पानी, तो इन प्रकार के लेक्स में भी फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स देयर आर आर्टिफिशियल लेक्स ऑल्सो। जितने भी लेक्स हमने अभी पढ़े ये सब कैसा लेक्स था, नेचुरल लेक्स, यानी कि ये लोगों ने नहीं बनाया, ये अपने आप बन गए हैं इन्वायरमेंट में, या तो धरती के हिलने के वजह से, यानी कि अर्थक्वेक होने की वजह से, या फिर नेचुरल प्रोसेस के वजह से बन गया अपने आप, यानी कि सारे लेक नेचुरल हैं। अब कुछ लेक होते हैं जो आर्टिफिशियल भी होते हैं, यानी कि लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें पानी भरते हैं और फिर वो लेक को वो लोग तैयार कर देते हैं। तो लेक हमारा दो प्रकार का हो सकता है, एक आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग मैन मेड भी कह सकते हैं, ठीक ना, और एक ऐसा लेक जो कि नेचुरल होता है, वो हम लोग नहीं बनाते हैं, वो नेचर में अपने आप बन जाता है, ठीक है। आगे, द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोविंद सागर लेक, जो कि भाखरा नंगल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। मतलब कई सारे हमारे इंडिया में ऐसे लेक हैं जो कि डैम बनाने के वजह से तैयार हो गए हैं। जैसे आप ना कभी कभार शायद मूवी वगैरह में आपने देखा होगा शायद कहीं पे, डैम के पीछे जो पानी जमा होता है उस पे भी लोग बोटिंग वगैरह करते हैं, फिशिंग वगैरह करते हैं, यानी कि बीच नदी है, नदी के बिल्कुल बीचों बीच बना दिया डैम, और डैम के पीछे क्या जमा हो गया, पानी, तो वो पानी अस्थिर पानी होता है, तो उस पानी के ऊपर जो है ना बोटिंग वगैरह लोग करते हैं, और वो पूरा का पूरा जो फील है वो लेक वाला ही फील वो देता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा गुरु गोविंद सागर लेक, जो कि भाखरा नंगल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। बेसिकली आप कह सकते हो कि भाखरा नंगल जो डैम है हमारा, उसके पीछे जो लेक है उस लेक का नाम है गुरु गोविंद सागर लेक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेक के बारे में। अब सवाल है कि सर लेक तो चलिए ठीक है, लेकिन लेक का क्या इम्पोर्टेंस है। तो
तो ज़रा बताइए सबसे अच्छा इम्पोर्टेंस जो है लेक का, यानी कि कहीं पे पानी जमा है, वहाँ पे आप घूमने के लिए जाते हो तो आप पे, तो लेक का सबसे अच्छा इम्पोर्टेंस क्या दिखता है कि भाई वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, उसके वजह से कई सारे लोगों का घर परिवार चलता है, क्योंकि कई सारे लोग लेक्स में बोटिंग का काम करते हैं, लोगों को खाना देते हैं, है ना, रेस्टोरेंट लगाते हैं, तो उसका परिवार चलता है। खैर ये तो एक दो चीज़ है, लेकिन लेक का यूज या फिर लेक का इम्पोर्टेंस कई सारे हमारे पास हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला, लेक्स अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स एवरी ईयर, यानी कि हमारे इंडिया में इतने सारे लेक हैं कि देश दुनिया से लोग हमारे इंडिया के लेक्स में घूमने के लिए आते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो कि इंडिया में जो लेक्स हैं वो टूरिस्ट का एक तरीके से हब बन गया है, जहाँ पे इंडिया के लोग तो घूमने जाते ही हैं, और भी देश दुनिया के लोग घूमने के लिए आते हैं, लेक्स को देखने के लिए आते हैं। और वो लोग जब घूमने के लिए आते हैं तो फ़ायदा हम लोग इंडियंस को होता है ना। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर, यानी कि एक रिवर में पानी लगातार जाता रहे, उसके लिए एक लेक बड़ा अच्छा काम करता है। यानी कि लेक्स में यदि पानी फ्लो हो जाता है, बेसिकली मान लीजिए कि लेक में पानी ज़्यादा हो गया, तो वो लेक का पानी कहाँ चल जाएगा, नदी में चल जाएगा। इससे क्या होगा, नदी का पानी भी लगातार चलता रहेगा, बहता रहेगा, इससे नदी का भी पानी कम नहीं होता है। तो ये भी दूसरा इम्पोर्टेंस है। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। अब देखिए लेक कितना अच्छा काम करता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गया तो पानी बहुत ज़्यादा आ गया ज़मीन पे, तो वो सारा का सारा पानी इकट्ठा कर लिया जाता है लेक में। इससे क्या होगा, आगे बाढ़ नहीं आएगा, क्योंकि सारा पानी आपने लेक में जमा कर लिया। अब यदि मान लीजिए, ये तो कब का बात हुआ, जब बरसात बहुत ज़्यादा हो जाए तब बारिश का सारा पानी एक तरफ से डाइवर्ट करके लेक में डाल दिया जाएगा, बाढ़ आने से बच गया। अब गर्मी के टाइम पे क्या होता है, सब जगह सूखा पड़ जाता है, वहाँ पे पानी का ज़रूरत है, तो वहाँ पे पानी किधर से चल जाएगा, लेक से धीरे धीरे पानी छोड़ेगा तो उधर पानी मिल जाएगा। तो लेक दोनों प्रकार का काम हमको करता है, गर्मी में पानी देता भी है और बाढ़ के टाइम पे बाढ़ आने से बचाता भी है। ठीक है, आगे, लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल प्रोजेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली कहने का मतलब है कि लेक्स में जो पानी है उसका इस्तेमाल करके हम लोग बिजली भी बनाते हैं। बेसिकली होता क्या है ना, लेक्स का पानी हम लोग धीरे धीरे छोड़ते हैं बहुत ऊंचाई से, और उसके नीचे हम लोग लगा देते हैं मशीन, जिसको हम लोग कहते हैं टरबाइन, वो नचता है तो हमारे बिजली बनता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि लेक्स का जो पानी है उसका इस्तेमाल करके हम लोग बिजली भी बनाते हैं। उसके बाद दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स। अब जरा खुद सोचिए, कहीं पे लेक है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसके आसपास के माहौल में क्या होगा, गर्मी होगा या ठंडेपन का माहौल होगा, ठंडापन लगेगा। यानी कि बीच में आपका लेक में पानी है और आसपास का माहौल पानी की वजह से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी कि आसपास के माहौल को वो ठंडा करके रखता है, क्लाइमेट अच्छा रहता है वहाँ का। दे मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब लेक है भाई, लेक में पानी है, तो पानी में है क्या, हमारा एक्वेटिक एनिमल है, मछली वगैरह है, तो वो उसका जीवन भी चलता रहे, एक्वेटिक एनिमल भी हमारे पास रहे उस पानी में, तो वो पानी बेसिकली जो लेक का पानी है वो एक्वेटिक एनिमल को भी सपोर्ट करता है। वहाँ पे देखोगे आप, एक लेक में कभी आप घूमने जाओगे तो एक लेक में कई प्रकार की मछली आपको देखने को मिल जाएंगे, कछुआ देखने को मिल जाएगा, बत्तख देखने को मिल जाएगा, है ना, स्वान, हंस जिसको हम लोग कहते हैं, वो देखने को मिल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो सारे चीज़ों को सुंदर बना देते हैं एक तरीके से। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है लेक्स का। दे इनहैंस नेचुरल ब्यूटी, और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि कहीं पे लेक्स होंगे तो उसके आसपास का माहौल आप देखना बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा रहता है, बहुत सुंदर देखने को लगता है। आपने नाम सुना होगा नैनीताल, बहुत फेमस जगह है। आपने नाम सुना होगा दार्जिलिंग, हालांकि दार्जिलिंग तो खैर थोड़ा सा वो हो गया, हिल स्टेशन टाइप हो गया, पहाड़ी इलाका टाइप। नैनीताल आपने सुना होगा, नैनीताल तो खैर बहुत फेमस है, वहाँ पे लेक्स सुंदर हैं, कई सारे लोग सालों भर उसमें घूमने के लिए भी जाते हैं वहाँ पे। तो ये सारे लेक्स के इम्पोर्टेंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट अपनी ओर करता है। ये हो गया हमारा लेक्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। अब इतने प्रकार के रिवर्स हम लोगों ने पढ़े अपने इस चैप्टर में, हिमालयन रिवर पढ़ा हमने, पेनिनसुलर रिवर पढ़ा हमने, इतने प्रकार के रिवर्स हैं। तो अब सवाल है कि ये अलग अलग प्रकार के जो रिवर हैं ये हमारे कंट्री में क्या रोल प्ले करते हैं, इनका क्या हम लोगों को फ़ायदा है कि नुकसान है, इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। देखिए,
रिवर का इस्तेमाल और रिवर का यूज हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और आप यकीन मानिए, इंडिया से यदि सारे नदियों को हटा दिया जाए तो आप यकीन मानो हम लोग अगले ही दिन भूख मतलब प्यास से मर सकते हैं। तो इंडिया में और ख़ास करके इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, यहाँ पे नदी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भाई नदी है तो हमारे पास पानी है, नदी है तो हमारे पास हमारे आसपास हरियाली है, नदी है तो हमारे आसपास जानवर हैं, नदी है तो हम लोग जिंदा हैं। और सबसे बड़ी बात, नदी है तो हम लोग खेती भी कर पा रहे हैं। नदी नहीं रहेगा, रिवर नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में एक नदी। आगे, वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स, यानी कि वाटर हमारा क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हम लोग डेली लगभग इस्तेमाल तो करते ही हैं, है कि नहीं। तो वही है कि नदियों में जो पानी है वो नेचुरल रिसोर्स है और उसका इस्तेमाल हम लोग डेली बड़े लेवल पे करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम लोग पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज इसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि दिन में कई बार हम लोग ऐसे प्रकार के काम करते हैं जहाँ पे पानी का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए फ्रेश होना, पानी पीना, नहाना, कपड़ा धोना, गाड़ी धोना, है ना, गार्डन में पानी देना, इन प्रकार की चीज़ों में पानी का ही इस्तेमाल है। तो कई सारी एक्टिविटी हैं जहाँ पे पानी का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। Therefore, the river banks have attracted settlers from ancient times. यदि आप बड़े लेवल पे हिस्ट्री कभी पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पहले के टाइम पे भी अर्ली मैन जब हुआ करते थे वो लोग भी नदी के किनारे ही जाके अपना घर बनाते थे। इसके पीछे कारण सिंपल सा है कि भाई पानी के लिए उनको ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो पहले के टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी आप देखोगे कि जो शहर नदी के बगल में है वो शहर बहुत फेमस है और वो शहर बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, यानी कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल आपको देते हैं 2-3 बस। पहला आप एग्जाम्पल ले लो, अपने बिहार में पटना गंगा नदी के बगल में है। उसी प्रकार से आप यूपी का एग्जाम्पल ले लो, यूपी में आप एग्जाम्पल ले लो प्रयागराज। प्रयागराज भी काफ़ी पॉपुलेटेड जगह है। तो जहाँ पे भी नदी होंगे, ये तो 2 एग्जाम्पल दिया हमने बस आपको, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल और हैं। जहाँ पे नदी होंगे वहाँ का शहर बहुत ज़्यादा फेमस भी होगा और बहुत ज़्यादा डेवलप भी होगा, बहुत वहाँ पे लोग भी रहते होंगे। और ये कल्चर आज से नहीं है, बहुत पहले से है, एंशियंट टाइम से, यानी कि अर्ली मैन जब हुआ करते थे वो लोग भी अपना सबसे पहला जो चॉइस रखते थे कहीं पर रहने के लिए वो नदी के बगल में रखते थे, क्योंकि पानी के लिए उनको बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। आगे, दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज, यानी कि जहाँ पे लोग आज से हज़ारों साल पहले रहना स्टार्ट किए नदी के बगल में, वो इलाका आज बहुत बड़ा शहर बन गया है। जैसे आपको क्या लगता है कि पटना बहुत पहले से इसी प्रकार का था? पटना नहीं, पहले बहुत पुराना रहा होगा, बहुत छोटे छोटे इक्का दुक्का घर रहे होंगे नदी के बगल में, लेकिन आज आप देख लो पटना को, कितने बड़े लेवल पे हमारा पटना नदी के बगल में फैल चुका है कि नहीं। तो वही चीज़ है कि उस टाइम पे जो लोगों ने अपना रहना नदी के बगल में स्टार्ट किया वो आज जगह जो एक बड़े से शहर का रूप ले चुका है। आगे, वाटर फ्रॉम द रिवर्स कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, यानी कि नदी में जो पानी है उसका इस्तेमाल हम लोग कई सारे प्रकार के रूप में करते हैं। पहला, खेती में इरिगेशन के लिए। नेविगेशन का मतलब हो गया कि पानी का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े दूर तक भी चल जाते हैं। सिंपल सा है कि पानी के ऊपर जहाज़ के थ्रू हम लोग बहुत दूर दूर तक भी चले जाते हैं। और पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है हाइड्रो पावर जनरेशन, यानी कि बिजली को बनाने के लिए। तो ये सही, मतलब ये सारे अलग अलग प्रकार के यूजेज हैं वाटर का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए समझ में आ रहा है सब कुछ, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक का नाम है रिवर पॉल्यूशन। अब देखिए, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने बात किया रिवर के बारे में। तो भाई इतना रिवर इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों ने देख लिया इस पूरे चैप्टर में। तो क्या रिवर को पॉल्यूशन का सामना नहीं करना पड़ रहा है? क्या बहुत करना पड़ रहा है, यानी कि क्या नदी में पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। आइए उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर नदी में पॉल्यूशन किस तरीके से फैल रहा है, यानी कि नदी गंदा किस तरीके से हो रहा है। पहला लिखा हुआ है द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। जैसे आज हम लोग पानी का इस्तेमाल अपने डोमेस्टिक यानी कि घरों में करते हैं, म्युनिसिपल यानी कि बड़े लेवल पे गली मोहल्ले में भी करते हैं, इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्री में भी करते हैं, और एग्रीकल्चरल यानी कि अपने खेती बाड़ी में भी
करते हैं और इन सब जगह से पानी हमारा गंदा होके ही निकलता है। जैसे हम लोग अपने घर में पानी निकालते हैं नल से साफ़ पानी, लेकिन जब बहाते हैं तो गंदा पानी बहाते हैं। उसी तरीके से अपने गली मोहल्ले में भी, इंडस्ट्री में भी, एग्रीकल्चर में भी पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं साफ़ वाला, लेकिन जब वो बहाते हैं तो वो गंदा ही बहता है। जैसे आपने पानी एक बाल्टी भरा नहाने के लिए, उस समय तो पानी बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन जब आप नहाते हैं, साबुन शैम्पू वगैरह आप लगाते हैं तो गंदा पानी निकलता है। ये गंदा पानी जो है एक तरीके से नदी में ही जाएगा अल्टीमेटली, और नदी के बाद फिर समुद्र में जाएगा। तो बताइए क्या कर रहा है, नदी को गंदा ही तो कर रहा है। तो ये एक तरीका हो गया गंदा, मतलब जिससे कि हमारा नदी का पानी गंदा हो रहा है, वाटर का जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार होता जा रहा है। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम, यानी कि हर जगह पानी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके वजह से नदी से पानी बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है, और जब उसको नदी में दोबारा छोड़ा जा रहा है तो उसी रूप में नहीं जिस रूप में निकाला गया था, उसको गंदा करके डाला जा रहा है, जिससे नदी का पानी और ज़्यादा गंदा होता जा रहा है। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि यदि आप एक गिलास या फिर एक लोटा, ऐसे कुछ था, बस आप समझने के लिए समझो, मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है गंदा वाला, उस एक गिलास गंदे पानी को आप किसी भी चीज़ में मिलाओगे ना, जैसे मान लीजिए एक रिसर्च में पाया गया था ऐसा कि एक गंदा गिलास पानी, यानी कि एक गिलास गंदा पानी 8 साफ पानी वाले गिलास को गंदा कर सकता है। सोचो, इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि एक गिलास आपके पास गंदा पानी है, वो 8 गिलास साफ पानी को गंदा कर सकता है। तो कहने का मतलब हो गया कि गंदा कोई भी चीज़ हो वो बड़े लेवल पे अच्छी चीज़ को भी बेकार कर देता है। इसीलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। मतलब कि बड़े लेवल पे हम लोग आज पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं नदी से, लेकिन जब दोबारा उसी पानी को नदी में छोड़ रहे हैं तो बहुत गंदा करके छोड़ रहे हैं। On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are drained into the rivers. पानी हम लोग ले तो रहे हैं, इस्तेमाल कर तो रहे हैं, लेकिन उसको बिना ट्रीट किए नदी में बहा दे रहे हैं। ट्रीट करने का मतलब हो गया कि पानी को हमने पहले साफ नहीं किया, जैसा था वैसा ही नदी में हमने पानी को बहा दिया। तो ये नदी के पानी को एक तरीके से पोल्यूट कर रहा है। This affects not only the quality of water but also the self cleaning capacity of the river. देखो इससे क्या होता है, इससे नदी का पानी तो गंदा होता ही है। दूसरा बात, एक बात आपको बताते हैं, नदी में ना एक खास चीज़ होता है, नदी अपने आप को भी साफ़ करती है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, गंगा नदी, यदि गंगा नदी को कोई साफ़ ना भी करे ना तो वो अपने आप को साफ़ कर लेगी। पता है क्यों? क्योंकि उसका पानी लगातार बहता रहता है। लेकिन हम लोग गंदगी इतना ज़्यादा ऐड कर देते हैं कि वो कर ही नहीं पाता है। मतलब किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है ना, यदि आप उस लिमिट से ज़्यादा करोगे तो नहीं हो पाएगा फिर। तो गंगा नदी या फिर किसी भी नदी का सबसे खास बात ये होता है कि वो अपने आप को खुद से साफ़ कर सकता है, क्योंकि इसमें पानी लगातार बहता रहता है। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा कचरा उसमें डाल देते हैं कि नदी भी अपने आप को साफ़ नहीं कर पाता है, नदी का भी फ्लो जो है वो रुक जाता है। जैसे ऐसे रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि आज से 40 साल 50 साल गंगा नदी का जो पानी बहने का स्पीड था वो काफ़ी ज़्यादा था। मतलब कि एक आदमी केवल अपने नाव को लेकर गंगा नदी के बीच में चल जाए तो वो अपने आप आगे बढ़ जाता था। लेकिन अब गंगा नदी का पानी का स्पीड इतना स्लो हो गया है कि मतलब एक नदी में आप यदि नाव डाल भी दो तो वो भी आगे बढ़ता है तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो चीज़ है। तो नदी का जो पानी का फ्लो है उसको घटा दिया हम लोगों ने, हम लोगों के अपने गलत कामों की वजह से। इतना कचरा ऐड कर दिए हैं कि नदी का पानी पूरा कचरा से भर गया है, वो बहेगा कहाँ से आगे। तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ था, कंसर्न ओवर राइजिंग pollution in our rivers lead to the launching of various action plans to clean the rivers। यानी कि इतना ज़्यादा गंदा हम लोगों ने नदी को कर दिया है, मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों ने अपनी नदी को गंदा कर दिया है कि उसको साफ़ करने के लिए अलग अलग टाइम पर सरकार जो है अलग अलग स्कीम लाते रहती है। जैसे आपने सुना होगा अभी हाल फिलहाल में, चलिए आपको अच्छा से एग्जाम्पल देते हैं, आप समझ पाओगे। हमारा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सबसे अच्छा है गंगा नदी। गंगा नदी, हर साल गंगा नदी को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए। लेकिन क्या आज तक गंगा नदी साफ हो पाया? नहीं हो पाया। क्योंकि भाई केवल प्रोजेक्ट निकालने से, पैसे खर्च करने से नहीं होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को पहले जागरूक करो। आप पैसा खर्च किए जा रहे हैं लेकिन लोगों को सेंस ही नहीं है,
कचरा फेंके जा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा फिर। तो हर साल कई करोड़ खर्च किए जाते हैं गंगा नदी को साफ़ करने के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी अच्छा नहीं निकल पाया है। तो इस तरीके से नदी का जो पानी है वो गंदा होता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल यदि कोई प्ले करता है गंदा पानी उसको करने में तो हम ही लोग हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा इस पर ध्यान देने का ज़रूरत है। चलिए, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर और टॉपिक दोनों ख़त्म हुआ। अब बताइए चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट, समझ में आया सब कुछ? चलिए, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को अपने इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।